नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और मैं हूं आपकी अपनी होस्ट निहारिका की बेस्ट वाली गुड मॉर्निंग और स्वागत आप सभी दर्शकों का कार्यक्रम बिहार बिहान में। जब भी हम किसी वस्तु को देखते हैं ना दर्शकों और उसका डिज़ाइन सुंदर होता है तो वो हमें आकर्षित करता है, अच्छा लगता है उसे प्रयोग करना। और एक पंक्ति और जोड़ूंगी कि अच्छा डिज़ाइन जो है ना उसकी उपयोगिता को भी बढ़ाता है और साथ ही उससे वैश्विक ब्रांड बनाने में भी उसकी मदद करता है। तो डिज़ाइन के ना बहुत सारे पहलू हैं। अगर मैं डिज़ाइन के क्षेत्र की भी बात करूं तो बहुत सारे विभाग भी हैं इसमें। ग्राफिक डिज़ाइन ले लीजिए, अपैरल डिज़ाइन है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, फर्नीचर डिज़ाइन है और हम सभी का अलग अलग डिज़ाइन के क्षेत्र में इंटरेस्ट भी होता है। आज के बिहार बिहान में हम डिज़ाइन के विभिन्न आयामों पर बात करने वाले हैं। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है तो बस आपने सही जगह चुना है और आज कार्यक्रम में आपको बहुत सारी जानकारी भी मिलने वाली है। पर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे अनमोल वचन से। एक अच्छी सी शुभ शुरुआत अगर हम दिन की करते हैं सकारात्मक विचारों के साथ, अच्छे विचारों के साथ, महापुरुषों की वाणी के साथ, तो निसंदेह हमारा पूरा दिन अच्छा गुजरता है। अब इससे बढ़िया हमें चाहिए क्या? तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत, बिहार बिहान के कार्यक्रम की शुरुआत अपने पहले सेगमेंट से, अनमोल वचन। आइए नजर डालते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, मैं इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था कि मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता। हमारे लिए बेहद हर्ष की बात कि आज बिहार बिहान पर हमें इनका साथ मिला है और बहुत सारी जानकारियां हम आज इनसे ज़रूर लेंगे। फिलहाल स्वागत करिए हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर मिहिर भोले का। नमस्कार सर। नमस्कार। बेहद अभिनंदन, स्वागत आपका। बिहार बिहान के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी है आप लोगों के साथ जुड़कर। जी, जब भी हम डिज़ाइन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक बहुत ही लंबा अनुभव है आपके पास इस क्षेत्र में काम करने का, तो जो एक आम सोच होती है ना, वो डिज़ाइन सोचा मतलब खूबसूरती बढ़ानी है, कुछ कलात्मकता लेकर आना है। पर अगर थोड़ी गहनता से देखा जाए तो डिज़ाइन के ढेर सारे आयाम हैं और समाज में इसकी कुछ खास उपयोगिताएं भी हैं। मैं आपसे शुरुआत में ही जानना चाहूँगी, डिज़ाइन की क्या उपयोगिता है समाज में? देखिए, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है और मुझे लगता है ये बहुत बेसिक प्रश्न है डिज़ाइन के बारे में। जी बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये है कि डिज़ाइन खूबसूरती तो उसका एक पहलू है, लेकिन मुख्य रूप से वो समस्याओं के क्रिएटिव सॉल्यूशंस की बात करता है कि हमारे इर्द गिर्द परिवेश में जो भी समस्याएं जिस भी क्षेत्र से जुड़ी हों, तो उनके समाधान निकालने के लिए हम कितनी क्रिएटिविटी के साथ उनका समाधान निकाल सकते हैं। हम सब अपने अपनी समस्याओं का अपने अपने तरीके से समाधान निकालते हैं, लेकिन जब हम एक क्रिएटिव अप्रोच के साथ किसी समस्या, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ डिज़ाइन की ज़रूरत पड़ती है। और डिज़ाइन के जो दो पहलू हैं, फॉर्म एंड फंक्शन, यानी एक जो आपने बात कही कि वो देखने में कैसा लगता है, तो वो एक पहलू है उसका, महज एक पहलू है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू जो मेरी समझ में है कि वो कैसा फंक्शन कैसा करता है, काम कैसा करता है, आपकी सुविधाओं को कैसे बढ़ाता है। तो मुझे लगता है इन दोनों चीज़ों को जब आप मिलाते हैं तब आप डिज़ाइन की बात करते हैं। जी जी, बहुत अच्छे से आपने बताया हमें कि किस तरीके से डिज़ाइन न सिर्फ खूबसूरती बढ़ाता है बल्कि हर वस्तु को हमारे प्रयोग के लिए सहज और सुगम भी बनाता है, उपयोगी भी बनाता है और ऐसे कैरेक्टर्स को उभारता है जिसके माध्यम से हम वस्तु की उपयोगिता को बड़ी आसानी से बढ़ा भी सकते हैं। तो यहाँ काम करती है हमारी सृजनात्मकता, हमारी अपनी क्रिएटिविटी जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं। कुछ सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं बात करूं मेक इन इंडिया के, स्किल इंडिया की, डिजिटल इंडिया की, तो ये सारी योजनाओं का मुख्य मकसद हमारे देश को निरंतर विकास दर की जो गति है उसको तीव्र करना है। डिज़ाइन इसमें कैसे भूमिका अदा कर सकता है, ये हमें बताएं आप।
देखिए ये फिर एक ऐसा प्रश्न है जिसके साथ हम लोग जुड़े हैं। पूरी डिज़ाइन कम्युनिटी भारत की जुड़ी है, एनआईडी भी जुड़ा है जहाँ से मैं आता हूँ, और हम लोग अलग अलग तरीके से लोग इस पे काम कर रहे हैं। ये जो योजना है मेक इन इंडिया की है, लोकल फॉर वोकल, ये सब बहुत सारी जो स्कीम्स अभी भारत सरकार की चल रही है, तो एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की तरफ हम चल रहे हैं। और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में आप अपनी जो क्रिएटिविटी है उसका इस्तेमाल करके लोकल जो रिसोर्सेज हैं, लोकल जो टैलेंट्स हैं, स्किल्स हैं, इनको कैसे आप पूल करके एक साथ इकट्ठा करके और अलग अलग प्रोडक्ट्स का निर्माण कर सकते हैं, या जो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़्यादा एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, और ग्लोबल मार्केट, लोकल मार्केट, ग्लोबल मार्केट, इन सारी चीज़ों, इन सारी जगहों के लिए कैसे उसको बेफिटिंग आप बना सकते हैं। तो इसके लिए अगर आप देखने जाएं तो डिज़ाइन की बड़ी भूमिका है। तो वो स्किल के लेवल पे भी काम करता है, और लोगों को ये बताने, स्किल है, उसके साथ टेक्नोलॉजी है, उसके साथ इनोवेशन है। तो ये 3-4 चीज़ें जब मिलती हैं तो मिल करके फिर डिज़ाइन को एक नया स्वरूप देती हैं, जिसमें मेक इन इंडिया और तमाम जो हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं उसमें उसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान हो जाता है। जी जी। तो जो मैं समझ पा रही हूँ, अगर मैं स्कीम्स की ही बात करूँ, जैसे मेक इन इंडिया या लोकल फॉर वोकल की भी बात करूँ, तो ये चीज़ें आगे तब बढ़ती है जब हम ऐसे प्रोडक्ट लेकर आते हैं जिनकी उपयोगिता अच्छी हो, और विश्व स्तर पर हम इसकी उपयोगिता बढ़ा सके, इसकी डिमांड को बढ़ा सके। तो यहाँ डिज़ाइन बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, क्योंकि जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं कि क्या जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो जो कंज्यूमर्स है उनकी नीड को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो उस हिसाब से उनके डिमांड पर भी असर पड़ता है। और जाहिर तौर पर हम तभी इन कार्यक्रमों को सफल कर पाएंगे जब हम बहुतायत मात्रा में डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपने हमें बताया कि जो डिज़ाइन का क्षेत्र है वो कैसे इन स्कीम्स को आगे ले जाने में, हमारे देश को आगे ले जाने में कार्य कर सकता है। चूँकि हम स्कीम्स की बात कर रहे हैं और डिज़ाइन के अपने कनेक्शंस की बात कर रहे हैं, तो मैं स्टार्टअप इंडिया के बारे में भी आपसे बातें करना चाहूँगी, क्योंकि आप एक ऐसी संस्था से संबंध रखते हैं जो इन सारी चीज़ों पर, सारे आयामों पर इनोवेशंस कर रहा है और नई चीज़ें लेकर आ रहा है। तो जो इनोवेशंस है वो बहुत ज़रूरी है स्टार्टअप्स के लिए, क्योंकि नए क्षेत्र में आप प्रवेश करते हैं और आप काम करते हैं। तो कैसे डिज़ाइन यहाँ मदद करता है स्टार्टअप्स में और इनोवेशंस में? देखिए, ये अभी जो हमारा युवा वर्ग है वो अपने लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नए नए स्कोप ढूंढ रहा है कि किस तरीके से अपने आप को न कि सिर्फ वो एक रोजगार के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करने के दृष्टिकोण से एक अवसर की तलाश में है। और उसके लिए वो उन गैप्स को ढूंढ रहा है जिस गैप्स में कुछ काम करने की ज़रूरत है। यानी टेक्नोलॉजी में ही, टेक्नोलॉजी को ही अगर आप एक उदाहरण के तौर पे लें तो टेक्नोलॉजी को एक आम आदमी के पास ले जाने के लिए आप किस किस स्तर पे काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से विकास या प्रयोग कर सकते हैं, विकास नहीं से प्रयोग कर सकते हैं, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में उसके माध्यम से आप एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, आप प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें, आप उसमें वैल्यू एडिशन कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जब इसकी तरफ, अभी बड़ी खुशी की बात है कि भारत का जो युवा वर्ग है वो बहुत उत्साहित है। स्टार्टअप इंडिया वगैरह इस ये जो प्रोग्राम है, और इससे एक डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इसको हम कहते हैं कि इनने मिलकर के एक साइनर्जी कहते हैं कि वो तैयार की है। और ये साइनर्जी की वजह से जो युवा आज का जो है यूथ है वो इन अवसरों को तलाश रहा है, और डिज़ाइन के माध्यम से उनको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, उनको सिस्टम्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है, और उनको उन सारी समस्याओं के समाधान निकालने के लिए की कोशिश कर रहा है जिसकी तरफ अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया। चाहे वो मेडिकल के फील्ड से हो, चाहे वो इंजीनियरिंग के फील्ड से हो, चाहे हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट के फील्ड से हो, चाहे हमारे ऐप्स के डेवलपमेंट के फील्ड से हो। तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल नए नए इनोवेटिव तरीके से हमारे पास आ रहे हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं डिज़ाइन की सोच तो है, और एक डिज़ाइन अप्रोच के साथ ही उसमें काम हो रहा है। तो मुझे लगता है स्टार्टअप इंडिया का भी जो पूरा कार्यक्रम है उसमें बहुत बड़ी भूमिका है डिज़ाइन की, और डिज़ाइनर्स उसमें काफ़ी बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं।
आजकल के संदर्भ में हम सस्टेनेबल डिज़ाइन के बारे में जानना चाहते हैं और बहुत ज़रूरी भी है कि हम सस्टेनेबिलिटी को हर जगह अपने कार्यों में ज़रूर समावेशित करें। क्या है सस्टेनेबल डिज़ाइन और कैसे कार्य कर रहा है? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, न कि सिर्फ भारत हमारे समाज के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पे भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और मैं इसके लिए सिर्फ बहुत शॉर्ट में अगर इसको ब्रीफ में संक्षेप में कहूँ तो ये एक कनेक्शन है बिटवीन पीपल, प्लैनेट एंड प्रोग्रेस। तो एक तरफ बढ़ती हुई आबादी है, दूसरी तरफ हमारे पास सीमित संसाधन है, और उसकी सीमित संसाधन और बढ़ती हुई आबादी के साथ हमको प्रोग्रेस, जो प्रगति है, उसको मिला के चलना है, क्योंकि प्रगति एक सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, और हम एक समाज एक स्तर पे रह नहीं सकता, एक जगह पे रुक नहीं सकता। तो इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो एक सस्टेनेबल डिज़ाइन के अप्रोच की हम बात करते हैं, जिसमें हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उनका इस्तेमाल कर सकें, बजाय उनको बार बार फेंकने के, बर्बाद करने के। उन्हीं रिसोर्सेज को हम कैसे रिसाइकिल, रीयूज़, उसके मल्टी पर्पस यूजेस की तरफ ध्यान, रीपर्पस करने की हम बात करते हैं कि किसी प्रोडक्ट को, किसी सामान को हम रीपर्पस करके कैसे वापस लेके आ सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए जो एक जागरूकता की ज़रूरत है, ये वैश्विक स्तर पे भी बढ़ रही है, एक चेतना भी बढ़ रही है, और इसको मुझे लगता है कि बहुत गहराई से हमको समाज में स्थापित करना होगा। और विशेष करके अगर हम भारतीय समाज के संदर्भ में देखते हैं तो हमारा जो एक पूरा कल्चरल जो एक ट्रेनिंग थी हमारी, उसके अंतर्गत हम इन चीज़ों के संबंध को समझते थे, बड़े न्यूएंस तरीके से समझते थे कि पीपल, प्लैनेट और प्रोग्रेस, भले हम उसकी थियरी को ना समझे लेकिन हमारे व्यवहार में वो चीज़ थी। तो उसको फिर से स्थापित करना है ताकि हम कम से कम संसाधनों का प्रयोग करें और उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सकें। तो डिज़ाइन का भी जो अप्रोच है इसी की तरफ है और इसी चीज़ की बात करता है, तभी हम ग्रीन डिज़ाइन और ऐसी चीज़ों की भी बातें करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि ये ध्यान रखने की बड़ी ज़रूरत है। और आपने कहा कि अगर हम अपने प्राचीन समय पर भी देखें, जो हमारा अपना कल्चर रहा है, वहाँ भी ये सस्टेनेबिलिटी और जो डिज़ाइंस हैं उनमें इसका प्रयोग काफ़ी दिखता है। मैं थोड़े कल्चर के बारे में भी आपसे जानना चाहूँगी कि कल्चर, डिफरेंट कल्चर्स में डिज़ाइन पर भी इम्पैक्ट आता है, तो कैसे भूमिका हो जाती है कल्चर की? और आपने काफ़ी क्षेत्रों में भ्रमण भी किया है, आप विदेशों में भी जाते रहे हैं, तो अगर हम डिफरेंट कल्चर में जाते हैं ना, तो डिज़ाइन पर भी प्रभाव आ जाता है। थोड़ी जानकारी, थोड़ा प्रकाश डालें। अच्छा, ये मैं इसको अगर इस तरीके से रखूं कि डिज़ाइन अपने आप में एक रिफ्लेक्शन ऑफ कल्चर है। तो हर जगह की डिज़ाइन, जो जिस तरीके से लोगों ने प्रोडक्ट को देखा है, लोगों ने जिस तरीके से अपने पर्यावरण को प्रोडक्ट के थ्रू उसका निर्माण किया है, तो उसमें उनकी कल्चरल सेंसिटिविटी और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, समझ और उसके प्रति एक जो रुझान है वो तो दिखता ही है। चाहे आप उनके प्रोडक्ट्स में देखें, चाहे उनके परिधानों में देखें, चाहे उनके रीति रिवाजों में देखें, तो कल्चर को भी हम जब विभाजित करते हैं तो वो हमारा जो मटेरियल कल्चर का जो पार्ट है, जिसमें हम वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं नॉन मटेरियल कल्चर का जो पहलू है, एस्पेक्ट है, वो उसको प्रभावित करता है। यानी हम किस तरीके से सोचते हैं, कलर के प्रति हमारी क्या सेंसिटिविटी है, फॉर्म के प्रति क्या सेंसिटिविटी है, हमारे जो पर्यावरण है उसके प्रति क्या सेंसिटिविटी है, तो इन सारी चीज़ों का रिफ्लेक्शन ही डिज़ाइन में आता है। क्या बात है। और मुझे लगता है जैसे अगर कोई भी डिज़ाइन क्रिएट होता है, वो किसी भी क्षेत्र की डिज़ाइनिंग हो, तो कहीं ना कहीं कल्चर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। और आपने दोनों ही चीज़ों पर कहा कि सोच कैसी है और क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं, हर चीज़ डिज़ाइन को प्रभावित करते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर अब आना चाहूँगी, आपसे जानकारी लेना चाहूँ। आपने रिसर्च किया है शहरीकरण की चुनौतियों पर, और जब आपने डेटा लिया है, एकत्रित किया है, तो बिहार से भी आपने डेटा लिया है। मैं जानना चाहूँगी कि किन मुख्य बिंदुओं पर आपने अध्ययन किया है और क्या फाइंडिंग्स रही, मेन फाइंडिंग्स क्या रही, आप जानकारी देने चाहेंगे? देखिए, मैं कुछ लंबे समय से इसकी तरफ मेरा रुझान हो गया, और एक विषय जो मैं पढ़ा रहा हूँ और उस पर रिसर्च कर रहा हूँ, पब्लिक पॉलिसी एंड डिज़ाइन है, तो जिसमें काफ़ी समय से मैं काम करता आ रहा हूँ, उसमें अर्बनाइजेशन पे, शहरीकरण पे मुख्य रूप से मेरा आकर्षण हुआ, और मुझे लगा कि शहरीकरण के तरफ हमारा ध्यान जो है इसको देने की ज़रूरत है। अब मैं चूँकि ये ऐसा विषय है जिसमें
आंकड़े बहुत महत्व रखते हैं। तो मैं थोड़ा सा कुछ आंकड़े दे करके, आंकड़ों के साथ में, स्टैटिस्टिक्स के साथ इसको बताना चाहूँगा कि सन 2007 में पहली बार विश्व को पता चला कि वो 50% अर्बनाइज हो चुका है। अब जब पूरी दुनिया की आबादी करीब यूएनओ को पता चला कि भाई आधी आबादी हमारी विश्व की अर्बनाइज हो गई है, तो उसके चैलेंजेस की तरफ लोगों का ध्यान गया। भारत में भी हमने देखा, हम भारत को लंबे समय से कहते थे कि गांवों का देश है, गांवों का देश है, लेकिन गांवों का देश जब 1947 में आज़ाद हुआ था तो इसकी कुल आबादी जो थी वो 35 करोड़ थी। आज 35 करोड़ के बजाय 47 करोड़ करीब हमारी शहरों की आबादी हो गई है। जी बिल्कुल। और ये 47 करोड़ आबादी हमारी कुल आबादी का 34% है। जी। अब इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, और ये यहाँ पे रुकने वाली नहीं है, ये बढ़ के करीब अगले कुछ ही सालों में ये 50% आबादी भारत की भी हमारी शहरी हो जाएगी। अब दूसरी तरफ नजर दौड़ाएं तो करीब करीब हमारे पास 4000 शहर हैं, मोटे तौर पे अगर मैं कहूँ 4000 शहर हैं भारत में, जिसमें 300 शहर जो है उनकी आबादी 1 लाख से ऊपर है, और जो 54 शहर हैं इस देश के 54, वो टोटल हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है उसके जीडीपी का करीब 45% पूरा करते हैं। तो अब इन आंकड़ों की तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि शहर कितने महत्वपूर्ण होते चले जा रहे हैं। जी जी। एक साइड आबादी बढ़ रही है, लोगों का पलायन शहरों की तरफ से हो रहा है, और थोड़ी अव्यवस्था है, चूंकि हम उस ढंग से प्लान नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें थोड़ी अव्यवस्था में हम जी रहे हैं शहरों को लेकर के। तो हमारी समस्याएं गंभीर होती जा रही हैं, इसलिए हमको पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर सारी चीज़ों पे ध्यान जैसे कि देना आपने आवश्यक है। विस्तार से हमें ये बताया और डेटा के साथ, आंकड़ों के साथ भी बताया कि किस तरह से शहरीकरण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और साथ ही अपने साथ लेकर आ रहा है चुनौतियाँ। जाहिर तौर पर जब आपने रिसर्च किया होगा तो कई बिंदुओं पर आपने डेटा लिया होगा और ये जानने की कोशिश की होगी कि क्या चुनौतियाँ सामने आ रही हैं और पॉलिसी जो हम निर्माण कर रहे हैं कहाँ ध्यान दें। मैं जानना चाहूँगी कि कौन से मुख्य बिंदु रहे जिन पर आपने कार्य किया और क्या आपकी मुख्य फाइंडिंग्स रहे? जी देखिए, मैं चूँकि डिज़ाइन के बैकग्राउंड से आता हूँ जी, और तो जब शहरीकरण पे की समस्याओं पे हमने काम करना शुरू किया तो हमारे लिए सिर्फ समस्या, डिज़ाइनर्स के लिए समस्या को एक चुनौती के तौर पे हम देखते हैं जी, और उसको एक चैलेंज के तौर पे देखते हैं, और तब उसके सॉल्यूशंस की हम बात करते हैं। तो हमने ये जानने की कोशिश की कि क्या डिज़ाइन थिंकिंग जिसकी हम बात करते हैं, जिसमें हम कहते हैं कि समस्याओं को पहले आप समझें, समझने के बाद उनको डिफ़ाइन करें और तब उनके सॉल्यूशंस को तैयार करने की कोशिश करें, तो क्या डिज़ाइन थिंकिंग का अर्बन चैलेंजेस को दूर करने में, उनको मिटाने में कोई उसकी भूमिका हो सकती है। तो मेरा पूरा रिसर्च इसी विषय पर है। और उसी संदर्भ में जब हमने देखा लोगों, तो उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा ये उठता है डिज़ाइन में कि ये पीपल सेंट्रिक अप्रोच है, यानी लोग केंद्र, व्यक्ति जो है वो केंद्र बिंदु है, और व्यक्ति के नज़रिए से हमें समस्याओं को समझना है। समाधान को हमको सिर्फ अपने नज़रिए से नहीं देखना, बल्कि उस व्यक्ति के नज़रिए से देखना जो उसका उपयोग करता है, जो उसका यूज़र है। तो उसके नज़रिए से हमने समस्याओं को समझने की कोशिश की कि उसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। वो फॉर एग्ज़ाम्पल वो शहर में उसकी सबसे मुख्य प्रायोरिटी सबसे बड़ी क्या है, तो क्या वो चौड़ी सड़कें चाहता है, या मेट्रो चाहता है, या BRTS जैसी सुविधा चाहता है, एलिवेटेड कॉरिडोर्स चाहता है। तो हमने जब इन सब चीज़ों पे प्रश्न किया तो लोगों ने करीब करीब हर चीज़ के एक बराबर ही रैंक किया, लेकिन फिर भी लोगों का सबसे ज़्यादा इस बात पे जोर था कि हमें, अगर एक समस्या को ही ले कि सड़कों के ऊपर जो हमारा ट्रैफिक कंजेशन है, तो उसके लिए उनका कहना था, लोगों का जो आंकड़े हमारे बताते हैं सर्वे के, कि पहले आप इंक्रोचमेंट दूर कीजिए और उनकी सड़कों की चौड़ाई बढ़ाइए, और उसके साथ साथ आप हमको BRTS भी दीजिए, मेट्रो भी दीजिए और आधुनिक सुविधाएं भी दीजिए, ताकि कुल मिला के हमारा जो ईज़ ऑफ लिविंग जो है, कंफर्ट है, वो हमारा बढ़ जाए शहर में। तो एक जैसे उदाहरण के तौर पे एक ये पहलू था। और ऐसे ही फिर हमने
सैनिटेशन से, स्वच्छता से संबंधित भी बहुत प्रश्न किए। और हमने ये एक बहुत मुख्य रूप से ये सवाल जानने की कोशिश की कि सरकार की तरफ से तो, चाहे वो बिहार की सरकार हो, गुजरात की हो, आंध्र प्रदेश की हो, तो सरकारें तो निश्चित रूप से बहुत पहल कर रही हैं और विशेष रूप से स्वच्छ भारत के बाद तो इस पर काफ़ी काम हो रहा है। पटना शहर भी हमारा काफ़ी पहले के मुकाबले साफ सुथरा लगता है, इसमें कोई शक नहीं है, और सफाई कर्मचारी हमारे दिन रात काम करते हैं। लेकिन उसके बावजूद लोगों की क्या भूमिका हो सकती है इसमें? तो हम लोगों को कैसे इंसेंटिवाइज करें कि वो भी सफाई को उतनी ही अपनी जिम्मेदारी समझ के अपने शहर को खूबसूरत रखने के लिए उसमें अपनी भूमिका निभाएं। तो आमतौर पे लोगों का कहना था कि लोग अगर अपनी भूमिका निभाने में थोड़ी कोताही बरत रहे हैं, तो अगर वो कोताही कम बरतें तो हमारी स्वच्छता जो है पहले से ज़्यादा दिखाई पड़ेगी। तो सैनिटेशन सिर्फ सरकार का प्रश्न नहीं है, लोगों के बिहेवियर का भी प्रश्न है। तो हमने प्रश्न किया कि क्या बिहेवियर को हम चेंज कर सकते हैं और उस पर चेंज करने की ज़रूरत है। तो सबों ने कहा कि हाँ, उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो इस किस्म के बहुत अच्छे उसमें कुछ निष्कर्ष नतीजे आए हैं। कुछ बिंदुओं पर आपने हमें जानकारी दी जो आपने अपने रिसर्च में शामिल किया है। चूँकि अब बिहार के बारे में भी मैं जिक्र करूं तो हम भी सौंदर्यीकरण पर ध्यान दे रहे हैं और हमारी कोशिश है कि हम स्मार्ट सिटी के तहत अपने शहर को भी लेकर आएँ। कुछ सुझाव देना चाहेंगे जिस पर हमें अमल करना चाहिए? हाँ, देखिए, फिर मैं इसको डिज़ाइन के केंद्र से बताएं। डिज़ाइन को केंद्र में रखते हुए मेरे लिए एक जो जिस तरीके से हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं डिज़ाइन के नज़रिए से, तो मुझे लगता है कि ये जो शहरीकरण की जो समस्या है, इसके चैलेंज है, समस्या नहीं, चैलेंज जो चुनौती, इसके लिए हमको डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, ये तीन मुख्य बिंदु हैं। इन तीनों को एक साथ इकट्ठा करना पड़ेगा। सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम शहरों के व्यवहार, उसके मिजाज, उसके चाल चलन, उसके रहन सहन को हम नहीं परिवर्तित कर सकते, वो थोड़ा सा असर डालता है। सिर्फ डिज़ाइन के माध्यम से ही समस्याओं को समझ के और सुलझाने का जो हमारा क्रिएटिव अप्रोच है, उससे ही काम नहीं चलता है। हमको नए नए सिस्टम्स इनोवेट करने पड़ेंगे। लोग अगर एक प्रकार से व्यवहार करते हैं तो वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। लोग अगर सड़कों पे लिटरिंग करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, फर्ज कर लीजिए, जो आमतौर पे हमको देखने को मिलता है, तो वैसा क्यों करते हैं? क्या उनके लिए कोई विशेष स्थान नहीं बनाया गया है, या किस तरीके से हम इसको इनोवेट कर सकते हैं पूरे प्रोसेस को? इसमें इंदौर का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास। तो डिज़ाइन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, इन तीनों चीज़ों को जब हम मिला के चलेंगे तो मुझे लगता है कि शहरीकरण की जो चुनौतियाँ हैं उनको हम बहुत बेहतर तरीके से एड्रेस कर सकेंगे। डिज़ाइन से जुड़ा हुआ एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी। अब बहुत जो विद्यार्थी होते हैं उसको करियर के रूप में लेना चाहते हैं, तो ये जानना ज़रूरी है कि अगर मैं डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूँ तो क्या मेरी रुचि उस ओर है या नहीं? कैसे पहचानें कि डिज़ाइन मेरे लिए एक अच्छा करियर है? पहला सवाल ये। जुड़ा सवाल इससे ये कि किस तरह से NID में प्रवेश मिल सकता है और क्या योग्यताएँ होनी चाहिए? देखिए, एक आमतौर पे भ्रांति है लोगों के दिमाग में कि अगर कोई एस्पिरेंट है और वो बहुत अच्छा पेंटर है या ड्राइंग करता है तो वो डिज़ाइन के लिए बहुत अच्छा कैंडिडेट है। तो ठीक है, वो उसका एक पहलू है, लेकिन मुख्य रूप से जो उसके लिए जो योग्यता, जिसकी पात्रता जिसकी हम बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी, तो वो कॉम्पिटेंसी ये है कि वो क्रिएटिवली कितना सोच सकता है। अच्छा। उसमें क्रिएटिव ढंग से सोचने का मादा, उसकी क्षमता कितनी है। तो क्रिएटिविटी तो उसके सेंटर में है। अगर क्रिएटिव है बच्चा, क्रिएटिव तरीके से सोचता है, प्रॉब्लम्स को देखता है, एनालाइज करता है और उसके अलग अलग तरीके से उसके सॉल्यूशंस निकाल सकता है, तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ी क्षमता है। और बाकी चीज़ें जो है उसको सिर्फ सपोर्ट करती हैं। तो पहला तो ये आपके प्रश्न का जवाब हुआ। और दूसरा ये हुआ कि दो स्तर पे NID का जहाँ तक सवाल है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन का, तो हमारे यहाँ अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड 2 कोर्सेज हैं और हम PhD भी कराते हैं डिज़ाइन में। तो खुद मेरे अंडर में कई छात्र हैं जो अभी PhD कर रहे हैं। तो आप +2 के बाद ग्रेजुएशन कोर्स जो है हमारा BDes कहते हैं, बैचलर्स इन डिज़ाइन, उसके लिए आ सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आप MDes कर सकते हैं, मास्टर्स इन डिज़ाइन का जो कोर्स है हमारा, उसके लिए आप जी तो आपने बताया हमें कि किस तरीके से अलग अलग स्तरों पर भी कर सकते हैं, मास्टर जी अलग अलग स्तरों पर प्रवेश ले सकते हैं। और ये ज़रूर समझे कि जो मेरी सोच है वो कितनी क्रिएटिव है, ताकि मैं डिज़ाइन क्षेत्र में जाकर अच्छा कार्य कर सकूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आज बिहार बिहान में हमारे साथ आपने ये अच्छा सा समय व्यतीत किया। दिल से धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत आभार आपका, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने डिज़ाइन के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत की डॉक्टर मिहिर भोले जी से। बड़ा महत्वपूर्ण है डिज़ाइन में क्रिएटिव होना और बड़ा महत्वपूर्ण है कार्यक्रम को भी क्रिएटिव बनाना। अगर मैं क्रिएटिविटी की बात करूं तो हमारे कार्यक्रम में जो नयापन है, पता है कहाँ से आता है? आपके ख़तों से, आपके ईमेल से। तो जाहिर तौर पर हम इंतज़ार करते हैं आपके ख़तों का, आपके ईमेल का। अपने सुझाव हमें भेजें और नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com।